नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक ऐसे पद की जो बहुत अहम है, पर जिसके बारे में अक्सर लोगों को थोड़ी गलतफहमी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे शक्तिशाली पद किसका है, तो ज्यादातर लोगों के मन में शायद एक ही जवाब आएगा, प्रधानमंत्री। लेकिन अगर हम संविधान के पन्ने पलटें तो जवाब कुछ और ही है, और वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। संवैधानिक रूप से ये पद राष्ट्रपति का है। आइए इसी दिलचस्प पहेली को थोड़ा और समझते हैं। तो असल में राष्ट्रपति है कौन? संविधान के आर्टिकल 52 के मुताबिक वे सिर्फ एक पद पर नहीं है, वो हमारे देश के प्रमुख हैं, पहले नागरिक हैं और हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी और कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पद तक कोई पहुंचता कैसे है। चलिए देखते हैं कि भारत के पहले नागरिक को चुनने की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए होता है? संविधान का आर्टिकल 58 इसके लिए 3 सीधी साधी शर्तें रखता है। भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता सीधे वोट नहीं करती। ये काम एक खास समूह करता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसमें संसद और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, वो इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। अब देखिए, राष्ट्रपति से जुड़े इतने सारे आर्टिकल्स याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर इसके लिए कमाल की ट्रिक है। स्क्रीन पर देखिए, पकाने कोका दुयो दशम। सुनने में ये किसी सीक्रेट कोड जैसा लग रहा होगा, पर असल में ये राष्ट्रपति से जुड़े सभी जरूरी आर्टिकल्स को याद रखने की एक चाबी है। चलिए इस कोड को डीकोड करते हैं। इस टेबल में देखिए, हर अक्षर एक आर्टिकल को बता रहा है। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक। प से पद, क से कार्यपालिका और ऐसे ही चलते चलते म से महाभियोग तक। देखा कितना आसान हो गया सब कुछ। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं। चलिए अब समझते हैं उनकी शक्तियों के बारे में, वो संवैधानिक अधिकार जो इस पद को इतना खास बनाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री और गवर्नर्स की नियुक्ति से लेकर संसद का सत्र बुलाने तक, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में भी उनकी भूमिका होती है। मतलब सरकार के हर हिस्से में राष्ट्रपति की एक अहम भूमिका होती है। पर इन सभी शक्तियों में से एक शक्ति ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा बहस और चर्चा होती है, और वो है क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 अलग अलग तरह से सजा माफ करने का अधिकार मिला है। ये हैं वो 5 प्रकार। देखिए, क्षमा का मतलब है पूरी तरह से माफ कर देना। वहीं लघुकरण का मतलब है सजा के नेचर को बदल देना। जैसे मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हुई है तो उसे उम्र कैद में बदल देना। हर एक का मतलब और मकसद बिल्कुल अलग है। अब इतनी सारी शक्तियां सुनकर ऐसा लग सकता है कि राष्ट्रपति तो कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा संविधान ये पक्का करता है कि वो एक संरक्षक की भूमिका निभाएं, न कि एक शासक की। और वो कैसे? चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर होती हैं। वो किसी बिल पर अपनी सहमति देने से मना कर सकते हैं, उसे दोबारा विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं, या फिर वो बस बिल पर कोई एक्शन ही ना लें, उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लें। इसका एक बहुत ही मशहूर किस्सा है 1986 का, जब राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। और इन सब के ऊपर एक सबसे बड़ा चेक और बैलेंस है, और वो है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। अगर राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है तो आर्टिकल 61 के तहत उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। पर सुनिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना बेहद मुश्किल प्रक्रिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 जैसी भारी भरकम मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, जो आसान नहीं है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की कुछ ऐसी शक्तियों की जो वाकई असाधारण हैं और जिनका इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब देश किसी बहुत बड़े संकट में हो। देखिए, ये टेबल तीनों तरह की इमरजेंसी को बहुत अच्छे से समझाती है। नेशनल इमरजेंसी,
प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, हर एक को लागू करने का कारण अलग है, उसे मंजूरी देने का तरीका अलग है और देश पर उसका असर भी बिल्कुल अलग होता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं राहत की बात है कि भारत के इतिहास में आज तक आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई। इससे पता चलता है कि ये शक्तियाँ वाकई सिर्फ आखिरी हथियार के तौर पर रखी गई हैं। तो इन सब बातों से एक सवाल उठता है, क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक रबर स्टैंप है, एक प्रतीकात्मक पद? इतिहास हमें बताता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर दौड़ाइए। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर ज्ञानी ज़ैल सिंह का वो ऐतिहासिक पॉकेट वीटो, और फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी राष्ट्रपति, हर किसी ने इस पद की गरिमा को एक नया आयाम दिया है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, अगर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह माननी ही होती है, तो क्या उनकी शक्ति असली है या महज एक संवैधानिक औपचारिकता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा बहस चलती रहती है। शायद असली शक्ति नियमों और विवेक के बीच के संतुलन में ही छिपी है।